हाँ शीतल जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा टेक्निकल बात करना चाह रहा नहीं, पहले मैं हूँ। आपने जो आपके जो सर्वेज आए हैं उसी में दे रहा हूँ। हाँ, कहिए ना। देखिए, जो मैट्रिक्स ने दिया था उसमें करीब 10.5% का अंतर दोनों ग्रुप्स में बताया है। हाँ। लेकिन जो पीपुल्स इंसाइट ने दिया है इसमें कुल 4% का अंतर है। आप सोचती हैं कि 6% का अंतर अगर दो सर्वेक्षण में हो। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कोई जिम्मेदार सर्वेक्षण आ जाए जिनमें मत प्रतिशत दिया जाए। इसका शीतल जी एक मिडिल ग्राउंड भी निकाल लीजिए भाई। अगर चाणक्य स्ट्रैटेजीज 138 सीटें एनडीए को दे रहा है, बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो कुल मिलाकर अगर 125, 126, 130 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं, would that particular data will be believable or not? नहीं, मत प्रतिशत के बिना सीटों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये देखिए, 6% का अंतर दो पैनल्स में से, बाकी ने तो दिया ही नहीं। सिर्फ दो लोगों ने दिया। मैट्रिक्स ने करीब 10 से 11% का अंतर दिया है और पीपुल्स इंसाइट ने कुल 4% का दोनों ग्रुप्स में अंतर दिया है। आप सोचिए कितनी सीटें, हम लोग भी करते हैं इस सबको कैलकुलेशन, इतने में तो 50 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा जो लोग डाटा दे रहे हो परसेंटेज का, उसका हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब तक बातचीत करते हैं। और अगर पंकज जी मैं इसी पर लेकर चलूं कि भाई पिछली दफा एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला था, सिर्फ 0.03% का फासला था, 11,000 का वोटों का फासला था। इस बार ये वोट शेयर बढ़ता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है 48%, यानी कि ये शाप दरअसल कितना प्रतिशत का, 11% का फासला है एनडीए के पिछले बार के परफॉर्मेंस में और इस बार के परफॉर्मेंस में। 11%। कौन से वो फैक्टर है एनडीए इतना बल्ले बल्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये आंकड़े पूरी तरह अविश्वसनीय हैं। दूसरी बात आप देखिए कि ये जितनी सर्वे एजेंसीज आज आपने दिखाई हैं, इनमें से 2/3 सर्वे एजेंसीज इस चुनाव के पहले कहीं अस्तित्व में ही नहीं थी। ये सब नई सर्वे एजेंसीज, मैट्रिक्स तो बहुत दिनों से मैट्रिक्स है। बाकी तो देखिए ना आप, ये 6-7 जो आपने दिखाई हैं, इनमें से 4 ऐसी हैं कि जिनका इनके पहले कहीं कोई मैंने तो जिक्र नहीं सुना। तो इस तरह के आंकड़ों पर हम कैसे विश्वास करें? और जैसे शीतल जी कह रहे हैं कि आप प्रतिशत तो दिखा नहीं रहे। अभी जैसे मैंने कहा कि 69% स्ट्राइक रेट एनडीए का, 69%, जो पिछले चुनाव में 45-46% था, तो 23-34% की बढ़त। और महागठबंधन का स्ट्राइक रेट आप दिखा रहे हैं ये सर्वे 30-31%। तो क्या ये संभव है 30-31 और 69-70%? 38-40% के स्ट्राइक रेट का फर्क हो सकता है। दी पंकज जी, एनडीए की तैयारी भी तो दिखाई दी। 10-10 हजार रुपए उस प्रदेश में महिलाओं को दिए गए जिस प्रदेश में 6,000 रुपए तो महीने की तनख्वाह है हर तीसरे बिहारी की, और 6,000 से भी कम, बल्कि अगर मैं कहूं वहां एक मुश्त अगर महिलाओं को 10,000 रुपए, 1.5 करोड़ महिलाओं को पकड़ा दिए गए। पिछली बार 1,57,00,000 वोटर मिले थे एनडीए को, 1.5 करोड़ के खाते में पैसा चला गया। हाँ, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बिहार का मतदाता, महिलाएं भी खास तौर पर, इतनी जागरूक हैं कि वो इसके पीछे की जो नीयत है, इसके पीछे की जो मंशा है पैसे देने की, वो अच्छी तरह जानती हैं। तो वो तुरंत वोट में कन्वर्ट हुआ होगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन अगर जैसा ये दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स, ये नतीजे आते हैं, तो ये मेरे लिए तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। अब तुहें सबसे पहले तो अगर इसी एग्जिट पोल पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूं, तो भाई पिछली बार से 2020 से 2025 में ऐसा क्या बदल गया कि पिछली बार 125 सीटें और इस बार 167 तक पहुंच रहा है एनडीए? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके और कुछ पैनलिस्ट की पीड़ा समझ सकता हूँ। 10 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। मेरी भी पीड़ा है? नहीं, मेरी कोई पीड़ा नहीं है। 10 मिनट से मैं वो दर्द समझ रहा हूँ। वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सवाल बता दीजिए कौन सा गलत पूछा गया? आप एक करके, नहीं, अब बीच में टोकिए ना, रुकिए ना भाई, आप 10 मिनट रुक जाइए। 10 मिनट में जब आई हैं तो थोड़ा समय मुझे भी दीजिए ना, मैं भी शब्द, मुझे भी तो थोड़ा आक्षेप से शुरू किया। भाई कौन सा सवाल गलत पूछा गया बताएं? अश्विनी वैष्णव की जो हरियाणा से चली 4 ट्रेनें, 6,000 लोग उसमें गए, अभी तक अश्विनी वैष्णव का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, चुनाव आयोग का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, एक आदमी ने 4-4 जगह वोट डाला उस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए बांटे गए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आरोप जो है ना, ये आरोप आप लोग महीनों से लगा रही हैं
इन सब का जवाब देने के लिए ना, वो ऐसा नहीं है कि आतुर हैं हम लोग, कल तक आपको ये जवाब सारे मिलेंगे। आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का मामला पिछले 3 महीने से लड़ा जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप नहीं मानती, उनके ऑब्जर्वेशंस को भी नहीं मानती हैं? देखिए, आपके शो में, आपके शो नहीं, मानव जी के शो पे फरवरी के अंत में पहली बार मैंने कहा था कि ये एक तरफा चुनाव होने वाले। आप आज भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, और उसके कुछ कारण है। ये जो आप पूछ रही हैं, सब एक एक करके बोल रहे हैं अविश्वसनीय है, क्यों अविश्वसनीय है? हम तो माननीय अमित शाह जी तो पहले से कह रहे हैं कि 2010 जैसे परिणाम आने वाले हैं। मैं खुद ये मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल स्ट्राइक रेट जो है 69% होंगे, उससे कहीं अधिक 75% से भी ऊपर जाने वाले हैं, और उसका कारण मैं बता रहा हूं। नंबर 1, बार बार हम कह रहे थे, आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, केवल वही एक प्रबल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स वो आ रहे थे, जा रहे थे। नहीं, मैंने तो जो पहला सवाल आपसे पूछा, आप कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी वोट है। जितना भी एडिशनल वोटर है 37% से अगर 48% वोट शेयर की तरफ आप जा रहे हैं, आप उसको प्रो इनकम्बेंसी अगर कह रहे हैं। मैंने वही पूछा, भाई 20 से 25 में क्या बदला? बहुत सारी हर महीने चीजें बदलती हैं। नंबर वन उस समय जो वोट कटा था जेडीयू का, चिराग पासवान जी की पार्टी के द्वारा, वो उसकी भरपाई हो गई। नंबर 2, ये जो आप लोग बार बार प्रश्न उठा रहे थे नीतीश जी के, सुनिए ना, इसी पर कैरी फॉरवर्ड करूंगी। एक और एग्जिट पोल दर्शकों को दिखा दूं। अभी तक जितने भी पोल्स दिखाए वो सब एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, और एक और टीआईएफ रिसर्च का ये महा एग्जिट पोल एनडीए को दे रहा है 145 से 163 सीटें, और महागठबंधन को 76 से 95 सीटें, और दूसरे अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 3 से 6 सीटें। पिछली बार महागठबंधन 110 पर था, दर्शकों को फिर बता दूं, और एनडीए था 125 पर, सिर्फ 15 सीटों का फासला था। इस बार ये फासला बढ़कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 70 सीटों तक। तो इन कैरी ऑन प्लीज। दूसरा फैक्टर, एसआईआर का कोई प्रभाव जनता में नहीं पड़ा है, बल्कि जो मैंने आपको 1 साल पहले भी कहा था, जनता आक्रोशित हो रही है राहुल गांधी के छिछोड़े व्यवहार से। जिस प्रकार से वो वोट चोरी का आरोप बिना तथ्य के लगा रहे हैं, हर रोज संशय पैदा कर रहे इंस्टीट्यूशंस में, ये जनता का आक्रोश आपको दिखेगा। 60 में से अगर 5-6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती है तो मैं दोबारा आपसे डिबेट करता हूं, मैं मान लूंगा कि मुझे ज्यादा समझ नहीं है बिहार की राजनीति, लेकिन 5-6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाली है इन चुनाव में। नंबर 3, जो जंगल राज की हम बात कर रहे थे, और जो बार बार आप लोग कह रहे थे कि कहां से वो अभी मुद्दा बनता है, जो परिवार उस वक्त जंगल राज का कमान संभाल रही थी, आज केवल लालू यादव का चेहरा छुपाया गया है। आज भी वही जंगल राज, और जिस प्रकार से हर जिले में आरजेडी के सपोर्टर्स जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, कभी कट्टा के बारे में, कभी वो मतलब स्वप्न देख रहे थे जंगल राज की वापसी का, इसका भी असर पड़ा है। कोई भी मतलब आप ये कह रहे हैं इस बात का असर नहीं पड़ा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है 20 साल के एनडीए के शासन के बावजूद? सुधार, बड़ा प्रिसाइज जवाब दीजिएगा। तो सुधार हुआ है, लोग जो सबसे गरीब राज्य है 20 साल का आपका शासन है वहां। तुलनात्मक तरीके से लोग तुलनात्मक तौर पर आज भी एनडीए को कहीं बेहतर विकल्प मानते हैं। मतलब ये सवाल जायज है, तो इन विकल्प बेहतर है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, कहेंगे आप ये सवाल जायज है कि नहीं है कि बिहार में हर तीसरा बिहारी आपके नीतीश कुमार के आंकड़ों के मुताबिक 6,000 रुपए महीना से कम कमाता है? बिहार की जनता को आज भी पूरा विश्वास है कि इस डेटा को भी हम ही बदलेंगे। इसका जवाब ये है। मतलब इस आरजेडी नहीं बदल सकती है। नहीं बदलेंगे, कब तक बदलेंगे बता दीजिए। गुजरात में फैक्ट्री है 33,000, 50 साल के बिहार में फैक्ट्री है 2700। बिहार, देखिए बिहार का एक और डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जहां 40% प्रॉपर, जहां पॉवर्टी रेट गुजरात में कितनी फैक्ट्री लगाई बीजेपी ने? 33,000। बिहार की बात करता हूं, बिहार की बात करता हूं। आप एक रिपोर्ट देखिए, पढ़िए, प्रिंट में छपा था अक्टूबर के पहले हफ्ते में। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज की एक सूची दी गई थी, कितने पिछले 6 से 7 सालों में बिहार में स्थापित हुए हैं फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। बता दीजिए कितने, जिसमें जारा जैसे जो है फॉरेन ब्रांड भी है, जिसमें ब्रिटानिया जैसे ब्रांड भी है। मैं फिर कहती हूँ, आज ये सारे एग्जिट पोल सच भी हो जाएंगे अगर 14 नवंबर को, मैं फिर कहती हूँ
अगर नहीं, आप तो कह रहे अगर हैं सच हो टेक्सटाइल जाएंगे, इंडस्ट्री लगी, फूड अगर- प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी, मुझे आंकड़ा दे दीजिए। अगर सच हो 2700 जाएंगे, इंडस्ट्री है बिहार में। अगर सच हो जाएंगे तो शिकायत करने के बजाय जो बिहार की जनता है हाँ। उसकी समझदारी को नमन करिए। आज भी बिहार की जनता यही मानती है कि बिहार को कोई अगर आगे ले जा सकता है तो वो एनडीए ले जा सकती है, आरजेडी अच्छा, ये कांग्रेस कितने कॉम्बिनेशन कितने केवल और वर्षीय केवल- योजना है? तो एक सेकंड प्रोफेसर संजय, अगर बिहार को आगे ले जाएगा एनडीए ले जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ में आता है, लेकिन ये कितने वर्षीय योजना है? पंचवर्षीय हमने सुना था, 20 साल हो गए, न फैक्ट्री है बिहार में, न पर नहीं, ऐसा कैपिटा नहीं है इनकम गरिमा है जी, बिहार कोई में, फैक्ट्री नहीं है। गरीबी और सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, अशिक्षा सबसे ज्यादा है। एक मिनट गरिमा जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एक तो ये पलायन शब्द जो है ना, ये पलायन शब्द मुझे लगता है आप अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि ये पलायन नहीं है। पलायन होता था जंगल राज में, जब लोग डर से भागते थे। अब लोग डर से नहीं भागते हैं, प्रवासन होता है, उसको माइग्रेशन कहते हैं। ये पलायन शब्द ही बड़ा खराब है ना, नंबर 1। नंबर 2 अब आप किस वजह से भागते हैं प्रोफेसर संजय? किस वजह से भागते हैं? हाँ, ये पूरे दुनिया में लोग जाते हैं भाई, ये तो माइग्रेशन तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हाँ। लोग जाते हैं, आते हैं, वापस जाते हैं। बिहार में बहुत सारे लोग बिहार में आ रहे हैं, वहां बाहर अगर जाके भी बिहार एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे जनरेशन होगा, वहां अगर रोजगार होंगे, वहां अगर आमदनी लोगों के पास होगी, तो क्यों जाएंगे? हैं। ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ गरिमा जी, ये तो अमेरिका से भी लोग दुबई आते हैं काम करने के लिए, और दुबई से लोग अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज से लोग माइग्रेट नहीं होते हैं। तो हाँ, फिर- यहाँ से फिर ज्यादा भी होते हैं। अगर और ये एक डेवलपमेंट चैलेंज के लिए है, प्रोफेसर जिस चैलेंज संजय, को हम लोग अगले 5 साल भाई में, अगर डेवलपमेंट के लिए 5 बाहर साल में निकल रहे हैं तो वो पर major कैपिटा इनकम में industrialization जुड़ता के क्यों through नहीं? हम फिर cover करेंगे जुड़ना इसको। चाहिए ना। सॉरी, अगर बिहार का आदमी, बिहार का युवा, बिहार का पुरुष अपने विकास के लिए जाता है कि भाई यहाँ 6,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, वहां जाकर 10,000 हो जाएगी, दिल्ली आया रोजगार के लिए, बेहतर तनख्वाह के लिए, तो पर कैपिटा इनकम में जुड़ना चाहिए। आपका मैडम, डेटा ऐसा कहता है कि आप- बिहार आप- सबसे गरीब राज्य मैं है। कई लोगों का सुना यहाँ पे कि बिहार में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। आप ही के पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, है ना, उन्होंने भी बिहार को दिखाया है, दर्शाया है। और आप जितने भी पत्रकार जो गए हैं इस बार ना, जितना घूम घूम के आए हैं, और वहां की सड़कें देखिए, वहां का एयरपोर्ट देखिए, वहां के आप कनेक्टिविटी देखिए, और मार्केट्स देखिए, जो मार्केट्स में ग्रोथ है, वाइब्रेंसी है ना, इलेक्ट्रिसिटी देखिए। ये सब चीजें नहीं थी गरिमा जी, ये सब चीजें अब हुई हैं, इकोसिस्टम बना है, और अब इंडस्ट्री, जैसा तुहिन जी बता रहे थे, इंडस्ट्रीज आने शुरू हो गए हैं। सर और लेकिन industries प्रोफेसर को अब- संजय, प्रोफेसर industries संजय, अगले 5 आप साल में बड़े इतने पढ़े लिखे industries बन व्यक्ति जाएंगे हैं, कि मैं बिहार सम्मान में आपका से- करती हूँ। बिहार से अगर किसी को बाहर सुनिए ना जाने की सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना विकास हुआ है, चलिए फिर मैं आपकी बात को पलक पर रख लेती हूँ। अगर इतना विकास हुआ तो ये 10-10 हजार रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं को देने की नौबत क्यों आई? मैम, ये कोई गरिमा जी, ये कोई नौबत ऐसी नहीं है, ये पुराना स्कीम है, पुराना प्रोग्राम है, जीविका, आप जानती हैं इसको, और इसी का एक्सटेंशन है। और ये सिर्फ 10,000 स्टैंड अलोन नहीं है, ये आगे भी गवर्नमेंट देने वाली है। जब अगर महिलाएं अच्छे तरीके से स्वरोजगार करेंगी तो 2 लाख तक उनको मिलेगा सहायता राशि, हाँ, है ना। और ये कोई बिल्कुल stand alone चीज आपको तो है नहीं। ये बिल्कुल फरवरी के आपको महीने चुनाव से आचार प्लान बन संहिता रहा था। लागू होने से 6 दिन पहले याद आता है कि कितने वेलफेयर की जरूरत है महिलाओं के। 6 दिन पहले तो एक हुआ नहीं, पहले से प्लानिंग चल रही थी इसकी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ, वहां जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वहां पहले से प्लानिंग चल रही थी, ये जीविका के तहत ही हो रहा था। अब आप इसको, आप भाई कोई तो कट ऑफ डेट तो आप मानेंगे ना, नहीं तो कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं करो, सरकार है, सरकार तो 5 साल के लिए है। अच्छा, महिलाएं ज्यादा वोट देने निकली, ये तो एक सेकंड प्रोफेसर संजय, महिलाएं ज्यादा वोट देने निकली है, ये आंकड़ा है, और महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, ये आप कहते हैं। इसे एस्टैब्लिश कीजिए जरा। तो आंकड़ा कहता है, महिलाएं कहती हैं, महिलाएं जाती हैं भाई वोट उसी करने पर एक सेकंड शीतल जी, हाँ बताइए ना प्रोफेसर संजय जी। भाई, महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, ये आप नैरेटिव आपका है ना? हाँ हाँ, करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इस बार भी किया होगा। ऑफ कोर्स किया होगा। कितने प्रतिशत ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है पहले फेज में और दूसरे फेज में? दूसरे फेज तो अभी छोड़ दीजिए। डेटा मैम मेरे पास अभी नहीं आया है, डेटा आएगा तो आप हम सबको पता चल जाएगा तो कितने इलेक्शन परसेंट। कमीशन ऑफ इंडिया पिछले 5 दिन से वो डेटा सामने नहीं रख पा रहा है, वो डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं है, 5 दिन बीत गए, ये तो और अब हम ये तो नैरेटिव इलेक्शन चला रहे हैं कि कमीशन भाई का 8% मामला है। महिलाओं ने ज्यादा वोट कर दिया। गरिमा जी, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स पत्रकारों के भी हमने देखे हैं, महिलाओं की कतारें, सब कुछ देखा है, महिलाएं बहुत ही जागरूक हैं वहां पे। अच्छा, और ये अच्छा, आज की बात नहीं है, एक ये आज सेकंड। की बात नहीं है, आज कोई अचानक से महिलाएं जागरूक नहीं हो गई। हाँ, अच्छा एक सेकंड, कंचना, ये सबसे पहले तो जितने पोल्स हैं, कंचना यादव अगर मुझे सुन पा रही हैं, जुड़ गई हैं क्या कंचना? हाँ, कंचना जुड़ गई हैं। कंचना, एग्जिट पोल थोड़ा निराश करते हैं क्या?
नहीं तो एग्जिट पोल जो है कब हमारे पक्ष में होते हैं गरिमा जी, ये तो बता दीजिए। और खासकर जो ये 2-3 एग्जिट पोल हैं, इनका लिंक किससे है, इनका मालिक कौन है, इनका हिस्ट्री क्या है, उसमें जाएंगे तो बहुत पर्सनल हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अब सोचिए हमारे लाखों वर्कर्स हैं ग्राउंड पर, वो रिपोर्ट देते हैं कि क्या हमारी है कौन अभी सी एज ऑफ नाउ आपकी रिपोर्ट क्या है 5 बजे के वोटिंग के बाद कंचना? देखिए, हम वो नहीं है ना कि जब अमित शाह जी मोदी जी कहते 400 पार तो इनके एग्जिट पोल आने लगे 400 पार। अमित शाह जी कहते 160 तो एग्जिट पोल आने लगे 160। हम बहुत डिसाइसिव जो है कि वोटों से, बहुत डिसाइसिव सीटों से हम जीतने जा रहे हैं। ये हमारा जो अपना एग्जिट पोल है, जो ग्राउंड का रिपोर्ट है, ये है। कंचना वो एनडीए सारे एग्जिट पोल जो अगर मैं मिला भी लूं 167 तक पहुंचा रहे एनडीए को, बहुमत के आंकड़े से ह्यूज डिफरेंस है। आरजेडी का क्या है डेटा बताइए ना। तो इसमें नया क्या है? आखिर में अमित शाह जी ने भी तो कहा था 160। तो एग्जिट पोल करने वाले कौन है, उनका मालिक कौन है, वो तो दिखाएंगे 160। आपका आंकड़ा क्या है? हम इससे विचलित नहीं होते आप हैं। दरअसल पिछली बार 11,115 वोटों से सरकार बनाते बनाते रह गए थे। आपका आंकड़ा क्या है, कितनी सीटें महागठबंधन की? हम कितनी सीटें हैं एग्जैक्ट, क्योंकि हम बैठ कर ना एक्सेल सीट पे टाइप करके तुरंत बता नहीं देते हैं। जैसे ये डेटा आ रहे हैं, अभी जो सीटें आ रही हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। और फाइनल जो इंतजार करना होगा आपको, वो काउंटिंग का इंतजार करना होगा। पिछली बार भी बहुत सारे एग्जिट पोल हमें जीत में दिखाए थे, बहुत सारे बीजेपी को और एनडीए को एक तरफा दिखाए थे, लेकिन हकीकत क्या हुआ? आप भी गरिमा जी, जब से बिहार चुनाव शुरू हुआ है, जब भी डिबेट करती हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे, हर कोई यही कहता था कांटे की टक्कर है, कोई नंबर नहीं बताता था, कोई नंबर। और आज जब नंबर आया, आप देखेंगे जो एनडीए के पक्ष वाले हैं वो कहेंगे हाँ ये तो होना ही था, यह तो होना ही था, ये तो हम प्रेडिक्ट ही कर रहे थे। महिलाएं इधर जा रही थी, युवा उधर जा रहे थे, वो जोड़ तोड़ के बता देंगे। दरअसल ये हकीकत नहीं, हकीकत आएगा आपको 14 को, जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और हम ये नहीं कह रहे कि हम 200 पार, हम एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं दे सकते सीटें, लेकिन हमारा जो अपना आकलन है कि फर्स्ट फेज के तुलना में सेकेंड फेज में, जहाँ पिछली बार 2020 में हमें कम सीटें आई हुई थी, वो कई सारे फैक्टर थे वहां पर किस लिए कम सीटें आई थी। नहीं, लेकिन एक नैरेटिव ये चल रहा है कंचना, जो मैंने पिछले फेज की पिछले फेज की वोटिंग के बाद भी सामने रखा था कि महिलाओं ने 8% ज्यादा वोट किया पुरुषों की तुलना में। पुरुषों ने किया 61%, महिलाओं ने किया तकरीबन 69%। तो ये 8% का महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज्यादा था, महिलाएं ज्यादा निकली। और महिलाएं क्योंकि नीतीश को ट्रस्ट वर्दी पॉलिटिशियन मानती हैं, तो नीतीश को वोट करती हैं। देखिए 10%। यह तो एक ट्रेडिशन सा बना दिया गया है। हर कोई जानता है बिहार की राजनीति वैसी है कि अगर एक बार कोई सत्ता में आ गया तो वो 10 से 15 साल तक वो रूल करता है। ये पिछला 1990 के बाद से अभी तक का ये इतिहास रहा हुआ है। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो खुद इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। सेक्स रेशियो बिहार में कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। महिलाएं निकल कर खूब वोट की, तो वहां पर कौन सी 100% महिलाएं यह कह दी कि हम एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं क्योंकि हमें 10,000 रुपए मिल गया। नहीं, तो 30,000 करोड़ का टॉपअप भी तो है कंचना, उसको कैसे आप भूल जाती हैं, कैसे दरकिनार कर सकती हैं? तो आपको गरिमा जी, आपके ग्राउंड पे रिपोर्टर है, कितने ने यह बताया महिलाओं ने कि हमें 10,000 मिल गया था और इसीलिए हम पहली बार एनडीए को वोट कर रहे। पिछली बार हम एनडीए के वोटर नहीं थे। पिछली बार हम नीतीश कुमार अच्छा, एक सेकंड कंचना, मैं महिलाओं पर आपसे बात कर रही हूँ और महिलाओं का ही एक डेटा अभी फ्लैश कर रही हूँ। ये मैट्रिक्स का डेटा है दरअसल, जिसने सबसे पहले सेग्रीगेट किया है कितनी महिला और कितने पुरुष किसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए हैं। एनडीए के पक्ष में 52% पुरुष जाते हुए दिखाई दिए हैं, महिला 65%, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाएं 13% ज्यादा एनडीए को वोट करती दिखी है। महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा पुरुष गए हैं 36% और 27% महिला। यहां पर आंकड़ा ये अगर 9% का फासला है, पुरुष 9% ज्यादा महागठबंधन को वोट देते दिखाई दिए। लेकिन अगर परसेंटेज में भी देख लीजिए तो महिला और पुरुष दोनों एनडीए के पक्ष में ज्यादा वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंचना, इसी को कैरी फॉरवर्ड कीजिए ना जरा। भाई, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकती ना। गरिमा जी, अभी आप बताइए कि मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सलाह दूंगी कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ, आप डेटा नहीं बता पाते हैं पूरी तरह से कितना महिला और कितना पुरुष कहाँ वोट किए, कितना किए, कितने परसेंट किए, और ये सर्वे वाले बता दे रहे हैं। क्यों नहीं इन्हीं को हायर कर लेती इलेक्शन कमीशन, पूरा काम एक दिन में हो जाता, उनको अगले दिन और एक हफ्ते बाद आंकड़ा तो देना ही नहीं पड़ता। बताइए कितने चतुर लोग हैं हमारे देश में, ऐसे बैठे हुए सर्वे ला रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल तक आंकड़े, अभी तक आंकड़े नहीं बताई पहले फेज का कि कितनी महिलाओं ने संख्या
संख्या में कितनी महिलाओं ने वोट किया, संख्या में कितने पुरुषों ने वोट किया, और जब संख्या नहीं बताएंगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लेकिन कंचना, यहाँ पर देखिए अगर इस बार, दरअसल अगर इस बार मैं फिर पूछ रही हूँ और फिर आपसे थोड़ा सा जोर देकर पूछ रही हूँ, अगर इस बार भी आरजेडी महागठबंधन सत्ता में आने से चूक गया तो क्या प्लान है तेजस्वी यादव का? देखिए गरिमा जी, आप क्योंकि जोर देकर पूछ रही हैं तो मैं जोर देकर जवाब भी दे रही हूँ। महागठबंधन की सरकार बन रही है। ये जितने भी एग्जिट पोल आपके आ रहे हैं ना, फिर से हम आपके साथ बैठेंगे, शायद इसी समय पर बैठेंगे और बताएंगे कि एग्जिट पोल जो है वैसे बनते हैं जैसे अमित शाह जी कह देते हैं, लेकिन एग्जिट पोल यह नहीं है। अच्छा, एग्जिट पोल ये नहीं है। रविंद्र, ये नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ दरअसल पूरे इलेक्शन कैंपेन में दिखी भी नहीं। नीतीश कुमार तो खुद ही नहीं दिखे। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार ने रैलियां की है। रैलियां की उन्होंने। तेजस्वी यादव ने 150 के आसपास की है, नीतीश कुमार ने 90 के आसपास रैलियां। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं वो रैली हमने भी देखी, लेकिन जहां इंटरेक्शन करने का समय था नीतीश कुमार वहां तो नहीं मिले। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से भी बात नहीं की। तो ये जो सारे जनता के प्रश्न थे जो नीतीश कुमार से लोगों को पूछने थे, वो सवालों के जवाब तो लोग पूछ नहीं पाए ना। जब पहला इन्होंने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया उस दिन कुछ नहीं हो पाया, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, चले गए। देखिए, नीतीश कुमार एक मोनोलॉग जरूर करते रहे, वो अपने रैलियों में गए, उन्होंने भाषण दिया, लेकिन ना तो वो कोई गठबंधन की बैठकों में शामिल हुए, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। हालांकि नीतीश कुमार 10 साल से नहीं कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते नहीं, हैं। ये ऐसा भी हो सकता है क्या रविंद्र कि ये जो चिर संचित, दरअसल एक शब्द है हिंदी का, वो जो चिर संचित पूंजी है नीतीश कुमार की, जो उन्होंने ओवर द इयर्स कमाई है, वही इस वाले चुनाव में उनको पे बैक करते हुए दिखाई दे रही है। पे बैक तो अभी देखना, 14 तारीख को अगर नतीजे यही आए तो नीतीश कुमार का तो कोई जिक्र नहीं करेगा, जिक्र करेगा 10,000 रुपए का, कि 10,000 से सारा गेम पलट गया। हम लोगों ने पहले भी देखा है गरिमा जी, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, जहां जहां पर इलेक्शंस हुए हमने देखा कि भैया वहां पर एकदम गेम बदल गया, लाड़की बहना से गेम बदल गया। वहां पर तो सारी उसके बाद इश्यूज गौण हो जाते हैं। नहीं, ये तो दरअसल पूरे इलेक्शन कैंपेन में आखिर तक आते आते नीतीश कुमार के कटआउट्स लग गए बीजेपी दफ्तर में। वो बीजेपी जो आखिर तक नीतीश कुमार का नाम लेने को तैयार नहीं थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, शुरू से आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, बीजेपी से अच्छा करेंगे, बीजेपी से अच्छा करेंगे, हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी भी बन जाए। ये सब ये तो कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम तो बात करें 20 बरस अगर नीतीश कुमार ने काम किया है और चिर संचित पूंजी उनके पास है, तो आखिरी में 10,000 रुपए देने की जरूरत क्या पड़ गई? भाई, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है शीतल जी। मैं वही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं। भाई, बीजेपी आखिर तक नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं थी। बाद में अभी 5-6 दिन के भीतर देखा भाई बीजेपी दफ्तर पर भी नीतीश कुमार के कटआउट्स लग गए। क्या ये नीतीश कुमार की आमद का एक संकेत है जिसे बीजेपी भी भांप रही है? और खबरें ये भी थी कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भी दरअसल बिहार के इलेक्शन के बाद थोड़े से निरुत्साहित हैं। इसीलिए इन्हीं सर्वेक्षणों को जिनका आप हवाला दे रही हैं, उसके हिसाब से बीजेपी की सीटें घट रही हैं। जो लोग दिखा रहे हैं कि 135-130 मिल रही है, उसमें मत प्रतिशत बीजेपी का घट रहा है, सिर्फ नीतीश कुमार का बढ़ रहा है। इन्हीं जो आपने दिखाए हैं इनके अनुसार, अभी मैं इन पे इसलिए नहीं कि इनमें से सिर्फ 2 का डाटा आ रहा है, डाटा नहीं है, बिना डाटा के बात, और जो उन दोनों में इतना अंतर है कि कुछ बोलने का मतलब पता नहीं कहाँ पहुंचना है। इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। थोड़े से और जिम्मेदार अभी आने वाले हैं, उन लोगों के थोड़े वो डिटेल्स देते हैं। नहीं सर, इस पर बताइए, दरअसल क्या नीतीश कुमार के बारे में जो बोला जा रहा है कि ग्राउंड पर उनके खिलाफ नाराजगी नहीं थी, और नीतीश कुमार को जिस तरीके से बौना साबित करने की कोशिश इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में हुई, उसके चलते जेडीयू कैन बी अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये हो सकता है? नहीं, ऐसा आपके उन्होंने भी कहा। मुझे ये लगता है कि इस सब के बावजूद अभी भी मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं जो अभी आ रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा, अभी एक मत प्रतिशत में एक और बड़ी बात है, मत प्रतिशत के हिसाब से लालू यादव जी वाली पार्टी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पा रही है। हाँ, इसमें 22% के आसपास, बाकी ये 19 और 18 है। तो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनके निर्णायक जवाब देने की स्थिति मेरे जैसे आदमी के लिए तो मुश्किल है। थोड़े से मेरे पास और डाटा हो तब उन चीजों के अच्छा सर, लेकिन इसमें एक और गणित भी तो है भाई। आप कह रहे हैं जब तक वोट शेयर पता नहीं चलेगा तब तक इसको एनालाइज करना मुश्किल है, लेकिन हरियाणा में मुश्किल से 0.9% वोट शेयर में अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन सीटों में एक तरीके से हिस्टोरिकल विक्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी बार रिपीट किया सरकार। जी, वो एक अलग विषय है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। लेकिन सबसे पहले तो इसी पर कि ये तो एक ट्रेंड हमने देखा है
झारखंड में जो सरकार थी उसने भी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए दिए। अभी तक हम उन सरकारों को जीतते हुए देख रहे हैं जिन्होंने पैसा दे दिया था। उन सरकारों को, जैसे दिल्ली में केजरीवाल थे, उन्होंने वादा किया लेकिन वो पैसा देने की हालत में नहीं थे क्योंकि एलजी से परमिशन लेनी होती है, दिल्ली में सरकार के पास कुछ था नहीं। तो जिन सरकारों ने पैसा दे दिया, अगर ये चीज हो रही है जो दिखाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दांव काम कर रहा है राजनीति में, कर सकता है। तो ये एक दांव काम कर रहा है राजनीति में। अगर ऐसा है अभी, फिर भी मैं और इसीलिए एंटीसिपेटरी मोड पर ये 10,000 की घोषणा हुई। नहीं, मतलब ये जैसे इनके लिए काम कर सकता है वैसे ही दूसरे के लिए भी कर सकता है। तो दूसरे ने झारखंड में कर लिया, कल को ममता बनर्जी इसी तरह से कुछ दे देंगी तो वो उनके लिए हम कहते फिरेंगे, फिर कोई तमिलनाडु में दे देगा, तो वो तो एक अलग चीज हो जाएगी। इससे लगता है कि चुनाव में आप 5 साल कुछ न करिए या नॉर्मल चलते रहिए, बेईमानियां करते रहिए। पर सर हो तो यही रहा है ना, अब हो रहा है ये, तो इस पर बात करनी पड़ेगी कि भाई चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए और उसी ने इस पूरे चुनाव को सीमेंट कर दिया। अब देखिए डाटा, इस पर यस और नो कहिए ना शीतल जी। भाई अगर हम ये कह रहे हैं जेडीयू विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो क्या 10,000 ने इस पर सीमेंट लगाया, इसको और ज्यादा नहीं? मान लीजिए सिंगल लार्जेस्ट कल लालू जी की पार्टी हो जाती है और 1-2 सीट से जेडीयू नीचे रह जाती, तब हम लोग क्या बात। इसलिए हम लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा मुझे लगता है करनी पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं एग्जिट पोल पर बात अगर हम इन्हीं आंकड़ों, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अगर हम इनकी मीमांसा करें तो ये स्थिति अभी बन रही है कि उसमें लालू जी की पार्टी परसेंटेज में आगे है, कहीं उस सीट में 1 सीट से भी आगे हो गई तब। सर लेकिन पिछली, मैं फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन ये करूंगी कि आरजेडी का तो वोट शेयर पिछली बार भी 23% था ना, बीजेपी का 19% था। 19% वोट शेयर के साथ बीजेपी 74 सीटों पर थी, 23% के साथ आरजेडी 75 सीटों पर थी, 1 सीट का फासला था। तब ये था कि नीतीश जी की पार्टी बहुत नीचे थी, अब नीतीश जी की पार्टी बीजेपी से आधा % ज्यादा वोट पा रही है। ये फर्क आ गया ना। इसलिए वो फर्क था कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, इनका पुअर था। अब तो एक ही चीज को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो है नीतीश जी की पार्टी की बढ़त। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा चीजों को। सरकार किसकी बन रही शीतल जी? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपके पास जो सूचनाएं हैं और जो मेरे पास सूचनाएं हैं उनमें भारी अंतर है। भारी। अब पंकज जी आपका विश्लेषण इस सारे पोल ऑफ पोल्स को लेकर क्या कहता है? बिल्कुल एग्जैक्ट जो एक तस्वीर दर्शकों के दिमाग में जाए, साफ सुथरी, भाई दर्शक समझ पाए होने क्या जा रहा है। ये तो गोल गोल जलेबियां हम तल रहे हैं। देखिए मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 7 करोड़ 40 लाख के आसपास वोटर्स थे। इस फेज में करीब 70%, पिछले में 65%, यानी औसत 67, 67.5, 68% वोट हुआ। यानी करीब करीब 5 करोड़ मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट देने गए। अब आपका एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को 48% वोट मिल रहे हैं। 48% वोट का मतलब है कि एनडीए को मिल रहे हैं करीब 2 करोड़ 40 लाख, 2.5 करोड़ के आसपास वोट। पिछले चुनाव में एनडीए को मिले थे 1.5 करोड़ वोट। तो पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच ऐसा क्या फर्क आ गया होगा कि 1 करोड़ अतिरिक्त मतदाता एनडीए को भरभरा कर वोट देने मतदान केंद्रों तक चले गए होंगे। मतलब इसलिए मुझे इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं हो रहा नहीं, है। आपने जो ब्रेकअप सामने रखा पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ पॉलिसीज के नाम पर इस चुनाव में इंड्यूस हुआ है, जो बेरोजगारों को मिला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला, जीविका दीदियों को मिला, पत्रकारों तक को मिला, कलाकारों को मिला। तो आप ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया कोई असर दिखाता हुआ नहीं दिखेगा? तो अगर ये 30,000 करोड़ रुपए चुनावों को प्रभावित करने की मंशा से दिया गया था, तो ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और अगर ये 30,000 करोड़ रुपए मिलने के बाद मतदाता सचमुच प्रभावित हो गए, तो ये लोकतंत्र का और बड़ा दुर्भाग्य है। तो अगर इस 30,000 करोड़ की वजह से ये नतीजे आने वाले हैं, तो मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ये बिसात बिछाई, और उन लोगों को मुबारक हो जिन्होंने इस बिसात पर नाचकर अपने वोट दे दिए। नहीं तो इस बिसात पर तो विपक्ष भी नाचता है भाई। झारखंड में जेएमएम ने, हेमंत सोरेन ने 2,500 रुपए की घोषणा की और उसके आधार पर चुनाव जीते वो। शीतल जी दिया थे उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली दिए उन्होंने इलेक्शन से पहले। देखिए तो ये बिसात तो दरअसल अब ट्राइड एंड टेस्टेड गेम है, सब बिछाएंगे। हमारे पास तो ऐसे अब सैंपल्स हैं जिससे लग रहा है कि जो दे रहा है उसको फायदा मिल रहा है। ऐसा एक भी केस नहीं हमारे पास कि पैसा देने के बाद कोई चुनाव हार गया हो।
नहीं तो आने वाले वक्त में सारे राजनीतिक दलों को बैठकर गंभीरता से ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने देना है या नहीं बढ़ने देना है। फिर वही और मतदाताओं को भी तय करना पड़ेगा। ना ये तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है वही अपने गले में घंटी बांध ले, लेकिन अमिताभ तिवारी मेरे साथ हैं। अमिताभ सबसे पहले ये इनका मैं सुनना चाहूंगा। अमिताभ सबसे पहले ये आंकड़े जितने भी हैं, एवरीबडी सेइंग कि एनडीए बहुमत के साथ नहीं बल्कि भारी बहुमत से सरकार बना रहा है। व्हाट्स योर से ऑन दैट? देखिए मैम, जो गरिमा जी, जो आज टर्नआउट बढ़ा है लगभग 12-13% बढ़ा है फेज 2 में, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड टर्नआउट बढ़ा है। एग्जैक्टली जिसको स्टेटिस्टिकली न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। फेज 2 जो है, फेज 2 से ही एनडीए को पिछली बार लीड मिली थी, 16-17 सीटों की लीड यहीं से आई थी। 65% बिहार की मुस्लिम आबादी इन 122 सीटों में रहती है ना। और पिछली बार हमने देखा था कि मुस्लिम वोटर जो है वो AIMIM और आरजेडी या महागठबंधन में उसका डिवीजन हुआ था। अगर आप 5 बजे तक का देखेंगे तो जो सीमांचल है उसमें हैवी टर्नआउट है, मतलब 75-76% भी है कुछ जगहों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट वाइप पे अभी हम लोग और सैंपल्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल्स आए होंगे वो 2 या 3 बजे के बाद के सैंपल्स उसमें कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग तो अभी और सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी करके कोई मतलब नहीं है, और कल सुबह तक इसका आकलन जो है वो अच्छे से निकाल पाएंगे। मुझे लगता है अभी इस टर्नआउट पे कोई आकलन करना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। थोड़ा रुक जाए, अभी तो आज नहीं जाने दीजिए ना अमिताभ जी कि किसके पक्ष में है। और हाँ शीतल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ प्लीज। चाहूंगा मैं, आपने अच्छा किया कि इस बहस को एक सेंस दे दिया। ये जरा सा बताएं कि अब पहले चरण का तो आपके पास अब आंकड़ा सब होगा ना, इस चरण का मैं मानता हूं कि अभी आपको कलेक्ट करना है। ठीक कह रहे हैं आप, जो आपका तर्क है बिल्कुल सही है। तो पहले चरण के बारे में आपका क्या है अंदाजा? देखिए, पहले चरण में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार लगभग बराबर था, ठीक है। इस बार भी जो मामला है वो कोई वन साइडेड नहीं है किसी भी गठबंधन के पक्ष में, देखिए है ना। तो रुकिए देखिए, अच्छा कैरी ऑन अमिताभ जी, कैरी ऑन प्लीज कैरी ऑन। हाँ, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि पुरुष मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं 4 पार्टियों या गठबंधनों में बट रहा है। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और कई सीटों पर बागी हैं या इंडिपेंडेंट्स मजबूत हैं, AIMIM है, बसपा है जी। जबकि महिला मतदाताओं में ये देखने को मिल रहा है कि उनका फ्रेगमेंटेशन लार्जली महागठबंधन और एनडीए, ये लार्जली 2 बड़े ब्लॉक्स में हो रहा है जी। जो माइग्रेंट्स हैं जी। हमारे पास, महिला, युवा, किसी भी पोस्टर के पास ये टैग डेटा होता है जी। लेकिन माइग्रेंट्स का जो डेटा है वो अनफॉर्चुनेटली किसी के पास इतना पुख्ता नहीं है। तो माइग्रेंट्स का मूड पता करना प्री पोल में आप देखेंगे, महिला, युवा तो हमने भी किया है, कुछ और लोगों ने भी किया। माइग्रेंट्स का एस्टिमेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ये चुनाव हाइपर लोकल, सीट बाय सीट जरूर है। और इसमें सिर्फ एक ओवर आर्चिंग थीम जो है वो महिला रोजगार योजना की है। पुरुषों और महिलाओं का टर्नआउट अभी तक ECI ने दिया नहीं है फेज 1 का। मुझे लगता है फेज 2 का भी, जब फेज 1 का ही नहीं आया है तो फेज 2 का भी अभी आएगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कि होल्ड द हॉर्सेस वाली बात है, होल्ड द हॉर्सेस। लेकिन अमिताभ जी, क्या ये, अमिताभ तिवारी, क्या ये आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि 10% का वोटर टर्नआउट बढ़ना ये मेजॉरिटी किस चीज का इशारा है? कंचना यादव कह रही हैं कि ये हमारे पक्ष में है, तो हिंद सिन्हा कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी है, ये एग्जैक्टली है क्या? 1 सेकेंड अमिताभ, देखिए इसका तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आप अगर बिहार का ही एग्जांपल ले लें तो हर बार वोटर टर्नआउट बढ़ा है और नीतीश कुमार हर बार जीत के आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2%, 2.5%, 1% बढ़ना वो बिल्कुल अलग है। इस बार तो 57% से सीधा 67%। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है ये नंबर, करेक्ट। तो अनप्रेसिडेंटेड है तो उसके कारणों को समझने की जरूरत है। युवा वोटरों के तो बताता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, करेक्ट। युवा वोटर्स का किधर हुआ किधर नहीं, तो थोड़ा मैं कह रहा हूँ मतलब आराम से थोड़ा इसको संभल के करने की जरूरत है। हम वोट वाइप पे तो जल्दीबाजी नहीं मचा रहे हैं। अमिताभ जी, एक छोटा सा सवाल सिर्फ,
क्या ऐसा संभव है कि इस चुनाव के नतीजों में इन दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच 11% तक का अंतर हो सके? वोट शेयर की बात कर रहे हैं आप? जी आई मीन अगर जैसे पिछली बार महिलाओं का 38% 37% गैप था, ठीक है, जी, मतलब सिर्फ 1% का गैप था। अब अगर इस बार महिलाएं 65-70% एक गठबंधन की तरफ चली जाती हैं, जी एंड लार्जली ड्यू टू महिला रोजगार योजना, जी तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, आउटसाइड पॉसिबिलिटी है इसकी। जी। तो इसीलिए महिला टर्नआउट को समझना, इस बार महिला टर्नआउट कितना ज्यादा है। अच्छा, फिर फेज वन में कई- अमिताभ तिवारी भाई, ये अगर सारा ये पूरा मैदान ही दरअसल महिला वोटर पर टिका हुआ है, जिसके बारे में हम पहले दिन से बात भी कर रहे हैं, तो ईसीआई 5 दिन बाद भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डेटा देने में दरअसल कठिनाई क्यों है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि बता दे सेग्रीगेटेडली पुरुषों ने कितना किया, महिलाओं ने कितना किया? अब वो तो मैम आपको ओपी रावत जी या किसी जो एक सीईसी या आपको सीईसी से मतलब आई मीन इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा। अब इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, इसको छिपाने की कोशिश इंटेंशनली हो रही है क्या? नहीं नहीं, मतलब मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। चलिए, कोई इसमें- इट शुड बी लाइक, नहीं, कोई छुपाने और इसमें ऐसी कोई नैरेटिव नहीं है। अब जो भी कारण हो वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं बता पाएगा, मैं किसी नैरेटिव नहीं जाना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी डेटा होगा वो आई थिंक आजकल में रिलीज हो जाना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर सारा दारोमदार है अच्छा, इस पूरे तो चुनाव। अगर ये एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना देगी ना? देखिए, ये सवाल निरर्थक हो जाता है, क्योंकि मैं तो 8 महीने से आपको यही बोल रहा हूं कि ये निरर्थक डिबेट में घुसने की जरूरत ही नहीं है। भाई, सबसे बड़ा confusion तो अमित शाह ने पैदा किया था। उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया है, और Confusion पिछली आपके नेता बार पैदा नहीं, सुनिए करेंगे। ना, पिछली बार जब उन्हें 30 सीटें कम मिली थी, तब अगर हम बना सकते तो अभी क्यों नहीं बनाएंगे? कंफ्यूजन किसने तो पैदा इसीलिए किया? confusion पिछली कहीं बार नहीं है। तो सासाराम में Confusion- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, नहीं, आप ये नैरेटिव गलत चलाते हैं। तो कंफ्यूजन आपके मन में, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं। पिछली बार 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम की रैली में कहा था 20 से 25 फिर से नीतीश। एक अधिक महत्वपूर्ण इस बार सवाल आपके आपने नेता ने, उठाया सबसे था, बड़े नेता ने कंफ्यूजन पैदा किया। इससे कहीं अधिक सवाल अभी आपने उठाया था, उसका उत्तर मुझे पहले देना पहले चाहिए। इसका समय- दीजिए ना। नहीं, इसका नीतीश कुमार- आपने बहुत बड़ा आना सवाल पड़ेगा उठाया ना था कि नीतीश उछाल कुमार पर। क्यों है हमारे वोट नीतीश शेयर कुमार में, पर वापस आना पड़ा ना बीजेपी हमारे को। वोट शेयर में भाई, उछाल क्यों नीतीश है? कुमार पर वापस आना पड़ा ना बीजेपी को। नहीं, नीतीश कुमार जी और हमारा संबंध आप नहीं समझ सकते, ये विश्वास का संबंध है, ये आरजेडी और कांग्रेस को समझ में ही नहीं आएगा ये चीज। तो अविश्वास तो अमित शाह ने पैदा आपने किया एक था। बड़ा सवाल उठाया था, उसका उत्तर मुझे देने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहले है बता ये, दीजिए, जो आप बार बार अविश्वास पूछ अमित रही शाह ने- हैं। अविश्वास अमित शाह ने फैलाया कोई कि अविश्वास नहीं फैलाया? था, कोई आप जेडीयू से के स्पोक्सपर्सन से पूछ लीजिए, ये अविश्वास आपके मन में था। हाँ। आप अभी नहीं, तो सुनिए, उस जो समय विधायक आप दल के देखिए, नेता तय कर रहे शो थे। समाप्त होने के अब कहाँ पहले गया वो आपने procedure? बहुत बड़े विधायक दल सवाल के नेता उठाए वाला। हैं। देखिए, आप फिर गलत बात है ना, तो बाकी लोग जिस तरह से गोल पोस्ट चेंज करती है, आप भी चेंज कर रही ना, हैं। ना, जो मैं बड़ा आपसे बड़ा एक ही सवाल है सवाल पूछ उसका रही हूँ। मुझे उत्तर देने दीजिए। आपने अच्छा, एक पूछा कि सेकंड। 10% उछाल कैसे One है, second, ना, पहले मैं आपको रुकिए। 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। चलिए, दीजिए। कार्यशैली में दोनों आरजेडी और एनडीए के कार्यशैली में पिछले 1 महीने में जनता ने अंतर देखा है। सबने अफवाह फैलाया, आप लोगों ने उस अफवाहों को तुल दिया कि नीतीश कुमार जी बीमार है। जिस दिन बारिश हो रही थी, नीतीश कुमार जी ने 270 किलोमीटर बाय रोड ट्रैवल किया। उस दिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? फोन पर रैली कर रहे थे। 3 सभाएं जो हैं गृह मंत्री अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोज किए। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? 15 दिन गायब थे। तो ये कार्यशैली में जो अंतर है, नैतिकता में जो अंतर है, वो जनता ने देखा, और इसलिए जनता इन लोगों को कभी विश्वास इन पर नहीं कर अच्छा, सकती। अब आ जाए अपने सवाल पर, अब आ जाए। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना दरअसल विधायक दल की बैठक में तय होगा, विधायक दल के नेता तय करेंगे। अब वो प्रोसीजर कहां चला गया? अगर अब ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बयान पर रुक गई हैं, उसके बाद भी बहुत सारे बयान आए हैं। भैया, वो प्रोसीजर कहां चला गया जिसका हवाला दिया जा रहा था? देखिए, आप मतलब अपने सुविधा से गढ़ लेते हैं तर्क। देखिए, ये सवाल निरर्थक है। मैं बोल रहा हूं ना, जेडीयू और हमारे बीच संबंध इतने मधुर हैं कि अब जितनी बार ये सवाल पूछे, हमारे बीच जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, और मैंने हमेशा जब आपने पूछा है, संभवतः मैंने यूज किया है, क्योंकि कोई भविष्य नहीं जानता। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि वही अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। वो क्योंकि अब मैंडेट ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई दिखेगी,
तो फिर जेपी नड्डा भी बीच चुनाव इस बयान पर आ गए कि नीतीश कुमार के साथ पूरी ताकत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, इसमें शीतल जी, ये जो तुहिन कह रहे हैं कि भाई हमारे मन में तो कभी संदेह नहीं था, यहाँ तो प्यार का संबंध है, आप नैरेटिव बनाते हैं, ये नैरेटिव तो इनके सबसे बड़े नेता बनाते दिखे। भाई कंफ्यूजन वहीं खत्म हो जाता ना, कह देते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 25 से 30। हम उनका आज का बयान ले लेते हैं। वो जो आज कह रहे हैं, चलिए यही हो सकता हो रहा हो, हम लोगों ने ही गलती की हो, हमें स्वीकार करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है जो वो कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर सीटें कम ज्यादा हो गई तो हम फिर इस कसरत को देखेंगे। अगर सीटें ऐसा हुआ कि बीजेपी की ज्यादा आई और नीतीश जी की कम रह गई, तो हम फिर इन चीजों में देखेंगे, दोनों दलों में कसरत हो रही होगी। मतलब फिर ये स्टैंड बदलता हुआ दिखेगा, फिर विधायक दल के नेता पर आ जाएगी बात, फिर बहुत सारे बयान आ जाएंगे नेताओं के, उन्हीं पार्टियों के जिनकी वजह से हम लोग ये बात करते हैं। कहेंगे कि भाई हमने एक बार इतनी बार इनको बनाया कि हमारी ज्यादा सीट है, हमारा ऐसे होता है, ये राजनीति है, इसको बहुत ज्यादा तो बेसिक आज के दिन यही देखें कि जो मत प्रतिशत ढंग से आए, एक दो अच्छे जो सर्वेक्षण वाले हैं, अभी उनका किसी का आया नहीं। कंचना, तो कुल मिलाकर जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा डिबेट हुई भाई नीतीश कुमार, जेडीयू कम से कम नुकसान में नहीं दिख रही है इन पोल ऑफ पोल्स के बाद। देखिए गरिमा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी और जदयू का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है ना, लेकिन 2025 में वो विश्वास का रिश्ता शायद विश्वासघात के रिश्ते में बदल गया था। ये हर कोई देखा है और पूरे पटल पे रहा है। आप सब चर्चा करते रहे नीतीश जी को, इसीलिए तो चर्चा का विषय नीतीश जी बने, क्योंकि वो रिश्ता ही विश्वासघात के रिश्ते में तब्दील हो चुका था। और यही बाउंस बैक कर गया जेडीयू के लिए। जी, फिर से आप यही दरअसल जेडीयू के लिए वरदान भी बन गया ना, बून बन गया। नहीं, ट्विस्ट है यहाँ पर। जो भी लोग बोल रहे हैं कि जदयू की सीटें ज्यादा आएंगी, असली स्टोरी क्या है? असली स्टोरी यह है कि जब पहले फेज की वोटिंग हुई और ये चर्चा होने लगा कि जदयू जो है पहली सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, जदयू सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी और बीजेपी 3rd नंबर पे आएगी, उसी समय बीजेपी ने खेला किया और सेकंड फेज में जदयू की सीटें कम करवाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी ये जान चुकी है कि एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। तो उनका एक ही प्रण बचा था, प्रण यह था कि अब तो एनडीए हार ही रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर जदयू की सीटें जो है बीजेपी की सीटों से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और यह जमीन पर दिखा है। तो स्टूडियो में बैठकर हम बात कर लेते हैं, कह देते हैं, लेकिन जमीन पर जाइए तो आपको हकीकत समझ में आएगा कि बीजेपी का सेकंड फेज का क्या फॉर्मूला था। हमारी सरकार तो बन नहीं रही है और इस कंडीशन में एक ही चीज करना है कि जदयू की सीटें जो है वो बीजेपी की सीटों से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बीजेपी बड़ा बाप रहेगा, बीजेपी बड़ा भाई रहेगा, यह बीजेपी का था। और कैसे विश्वास का रिश्ता कहते हैं आप? ठीक है, नीतीश कुमार जी ने इतनी रैलियां की, लेकिन गरिमा जी, सारे न्यूज चैनलों ने मोदी जी का, अमित शाह जी का, राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, सबकी रैलियां कवर की, सबके भाषण भी सुनाए, किसी ने कम सुनाए, किसी ने ज्यादा सुनाए, किसी ने बराबर सुनाए। लेकिन नीतीश कुमार जी की रैलियों के भाषण कितने चैनलों पर चले? ठीक है, उन्होंने 90 रैलियां की, लेकिन 90 रैलियों में उन्होंने बोला क्या? 1 मिनट से ज्यादा कुछ बोला क्या? और 1 मिनट भी बोला तो क्या बोला उन्होंने? तो रैलियां किए, वो गए, स्टेज पर चढ़े, ये दिखा दिया गया कि हाँ नीतीश जी आ गए हैं, लेकिन नीतीश जी कुछ ज्यादा नहीं बोले कि हम ही किए थे, पहले कुछ था नहीं। जिन नीतीश जी को, कंचना, लेकिन कम से कम ये स्टैब्लिश हुआ क्या इस चुनाव में? और मैं ये आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछ रही हूँ, भाई नीतीश कुमार अशक्त हैं, नीतीश कुमार असक्षम हैं, उसके बावजूद बीजेपी के बड़े नेताओं के मंच पर नीतीश कुमार की मौजूदगी को जरूरी समझा गया। सम्राट चौधरी तक के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को जरूरी समझा बीजेपी ने। अरे जरूरी समझते अगर गरिमा जी बीजेपी वाले, तो सीएम चेहरा कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर देते? पूरे बिहार चुनाव में एक ही वो तो कह रहे प्यार का रहे संबंध है, लेकिन अब देखेंगे। बस छोटा सा ब्रेक में ले रही हूं, लेकिन ब्रेक के बाद दरअसल तस्वीर थोड़ी सी चमकदार अभी दिखाई